अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल जनाब। जागो लाहौर में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक ठाक होंगे और आपने वीकेंड भी अच्छा गुजारा होगा और आपने इस हफ्ते के लिए खुद को मुकम्मल तौर पर एनर्जाइज भी कर लिया होगा। खुद को एनर्जाइज करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप बिस्तर पर ही लेटे रहें या छुट्टी का दिन आप लोग सोकर गुजारें, बल्कि सुबह उठें, अपने वक्त पर उठिए, अच्छा सारा नाश्ता कीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज भी कर लीजिए और अच्छी सी फिल्म या किताब से आप अपना पूरा दिन यादगार बना सकते हैं। मैं आपको बाहर घूमने फिरने का मशवरा नहीं दूंगी क्योंकि आपको पता है कि कोरोना के बाद शदीद से शदीद तर होते जा रहे हैं और आप जिस कदर खुद को और दूसरों को बचा सकते हैं जरूर बचाइए और उनका भी ख्याल रखिए। इस वक्त अस्पतालों में अमला हाई अलर्ट पर है। सरकारी अस्पतालों के ऑक्सीजन बेड्स की अगर बात की जाए तो वो कम पड़ते जा रहे हैं। आईसीयू में मरीजों का रश बढ़ता जा रहा है जबकि वेंटिलेटर्स भी भरते जा रहे हैं। ऐसे में एक और बुरी खबर है सबके लिए कि बच्चे भी कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं। 1 जनवरी से अब तक 900 के करीब बच्चे कोरोना का शिकार हुए हैं, जबकि हाल ही में 10 साल से छोटी उम्र के 51 बच्चों में इस मूजी बीमारी के होने की तस्दीक भी हुई है। अमूमन तिब्बी माहिरीन बताते थे कि बच्चे कोरोना के शिकार नहीं होते, तो सवाल ये है कि क्यों हो रहे हैं बच्चे कोरोना का शिकार? ये वायरस इनके लिए कितना खतरनाक है? इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर जुनैद राशिद हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और चिल्ड्रन अस्पताल से इनका ताल्लुक है। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का। सर, सबसे पहले तो ये जिस तरह हम बता रहे थे कि तिब्बी माहिरीन कह रहे थे कि बच्चे इसका शिकार नहीं होते, लेकिन अब जो रेशो हम आपको बता रहे हैं, बच्चे दुगना ज्यादा इससे शिकार हो रहे हैं कोरोना वायरस का, तो क्यों, क्या वजह है इसकी, क्या कहते हैं आप? ये अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू करते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे करोड़ों सलाम। बच्चे हमेशा से कोरोना का शिकार रहे। अच्छा। हमारे पास जिस दिन कोरोना वार्ड हमने स्टार्ट किया था लास्ट मार्च में, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें इंस्ट्रक्शंस दी और कोरोना वार्ड स्टार्ट हुआ, तब से बच्चे मुसलसल दाखिल हो रहे हैं। अच्छा। और कोई भी लम्हा ऐसा नहीं था कि बच्चे अस्पताल में दाखिल नहीं थे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 3 महीनों में दाखिलों की तादाद में वाज़े इजाफा हुआ। ठीक है। और उसमें देखिए, जो ये खबर थी कि बच्चों में कोरोना नहीं होता, ऐसा नहीं है। बच्चों में कोरोना की अलामात बहुत कम होती हैं। आपके करीबन 70-75% बच्चे एसिम्टोमेटिक का मतलब होता है कोई अलामत ना होना। ठीक है। उसके बाद जो कैटेगराइज किया जाता है कोरोना को माइल्ड यानी हल्की अलामात। हल्की अलामात में बुखार, खांसी, नज़ला, जुकाम, जिस्म दर्द। ये पिछली जो वेव्स थी उनमें भी हमारे पास बच्चे भी दाखिल रहे और वालिदैन के फ़ोन भी आया करते थे। जो बड़े कहीं दाखिल होते थे उनके बच्चों के लिए फ़ोन आता था कि बच्चे को हल्की अलामात हैं, बुखार। उन अलामात के लिए आप सिंपल पैरासीटामोल और कोई नज़ला जुकाम है उसकी अलामती दवा दे देते थे। फिर एक कैटेगरी आती है मॉडरेट हम तब कहते हैं जब बच्चे का सांस खराब होना शुरू हो जाए इस हद तक कि उसकी ऑक्सीजन की सैचुरेशन, अब तो सबको ये टर्मिनोलॉजी पता लग गई है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाए, और फिर उसको हम दाखिल करते थे। हमारे पास क्योंकि गवर्नमेंट ने टू स्टार्ट विद अभी होम आइसोलेशन शुरू के कुछ हफ्तों में नहीं थी जी, तो कुछ ऐसे बच्चे भी दाखिल हुए जो टोटल नॉर्मल थे। ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हमने सिर्फ वो बच्चे दाखिल किए जो मॉडरेट में थे। माइल्ड और एसिम्टोमेटिक जो थे वो बच्चे घरों में ही रहते थे। तो होम आइसोलेशन की बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने गाइडलाइंस बना के दी, वो कि भी कौन सा बच्चा घर में रह सकता है, क्या सहूलियात हमने चेक करनी है उससे पहले, भेजने से पहले, क्या घर में रहने के काबिल माहौल है, कमरा ये गाइडलाइन सर ये अभी 3rd वेव में आई है? ये जो नहीं, ये पहले शुरू से दस्तियाब। ठीक है, ये शुरू से दस्तियाब है। ये होम आइसोलेशन की गाइडलाइंस है, घर में बच्चे को अलहदा करने की गाइडलाइंस ये शुरू से दस्तियाब थी और इसके मुताबिक बहुत से बच्चों को हमने होम आइसोलेशन की कुछ अस्पताल में आकर वापस गए, कुछ दाखिल थे उनमें डिटेक्ट हुआ, वो वापस चले गए, स्टेबल थे, कुछ को टेलीफोन पे। तो ये ऑन एयर मौजूद, माइल्ड सिम्टम्स थे उनको आप घर भेज देते थे कि आप होम आइसोलेशन कर। ठीक है। और जो वर्स्ट जिनकी सिचुएशन होती थी या बिगड़ जाती थी वो फिर हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते थे। तो अगर चिल्ड्रन अस्पताल की बात की जाए तो कितने वहां पर कोरोना के पेशेंट्स बच्चे आते? देखिए, पिछले करीबन 1 साल में अराउंड 170 के अराउंड बच्चे हमारे पास दाखिल हो चुके हैं। ठीक है। और इसमें यकीनन पिछले 3 महीनों में मुकाबलतन थोड़ी परसेंटेज ज्यादा है। लेकिन देखिए, चिल्ड्रन हॉस्पिटल हमें समझना पड़ेगा कि ये दुनिया का दूसरा बड़ा बच्चों का अस्पताल है। 1100 बेड का हॉस्पिटल बहुत कम जगहों पे शायद मौजूद है और इस अस्पताल में तमाम स्पेशलिटीज़, बच्चों की किडनी के प्रॉब्लम्स वाले बच्चे, हार्ट प्रॉब्लम्स वाले बच्चे, दिमागी अमराज वाले बच्चे, मैदे जिगर की तकलीफ वाले बच्चे,
तो ऐसे बच्चे जिनमें पहले से एक मसाइल मौजूद हों, उनके कोरोना से इफेक्ट होने के इम्कानात ज्यादा हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हमारे पास भी ऐसे ही था। ऐसे ही थे। और जिस तरह तिब्बी माहिरीन कह रहे थे कि कोरोना नहीं होगा बच्चों को, वो इसका शिकार नहीं होंगे, शायद उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन हमने देखा है जनवरी से 900 बच्चे जो हैं इससे मुतासर हुए हैं। किस उम्र के ज्यादा बच्चे इससे मुतासर हो रहे हैं? देखिए, हर उम्र के बच्चे, हमारे पास जो लोएस्ट एज का बच्चा दाखिल हुआ था पिछली वेव में, वो 18 डेज का था, निमोनिया के साथ, न्यूबॉर्न था। और उसके अलावा जो बच्चे हमारे पास एडमिट हुए हैं, इस वक्त भी 50 डेज की बच्ची मौजूद है। तो बच्चे हर उम्र के हैं। वालिदैन को ये समझना पड़ेगा कि देखिए, एक जरासीम है, माना कि बच्चों में पहले ये बात होती रही कि जी ये जरासीम आसानी से नहीं लगता बच्चों में, उसकी एक बड़ी क्लियर वजूहात थी कि ये इसके ऊपर जो प्रोटीन होती है, स्पाइक प्रोटीन, उसने जाकर जिस रिसेप्टर को अटैच होना था ह्यूमन बॉडी में, वो बच्चों के रेस्पिरेटरी पैसेजेस में वो रिसेप्टर्स कम थे। तो अगर आपको रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स कम हैं तो वो जर्म को रिसीव नहीं होता था वहाँ पे जाके ना, वो प्रॉपरली ट्रांसफॉर्म होकर अंदर इन्फेक्ट नहीं करता था। लेकिन अब जिस तरह ये कयास किया जा रहा है कि थर्ड वेव में जो हमारी जो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, जितने भी जरासीम होते हैं, आरएनए जरासीम वायरस के होते हैं, दे कैन चेंज देयर शेप। और वो जब ट्रांसफॉर्म होते हैं तो वही जरासीम जो पहले इतना इन्फेक्टिव का मतलब होता है लगने की सलाहियत उसमें कम थी, पहले से ज्यादा हो रही है। चुनाचे थर्ड वेव में ये देखा जा रहा है कि ज्यादा बच्चे जो हैं, कंपैरेटिवली हमारे पास आने वालों की तादाद बच्चों की ज्यादा है, बढ़ गई। लेकिन इसमें देखिए एक पॉइंट हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि बड़ों की एहतियात का बहुत ताल्लुक है बच्चों की तादाद से। हम बच्चों को अलहदा आइसोलेट नहीं कर सकते। अगर माशरे में बड़े तावन नहीं करेंगे, बड़े मास्क नहीं पहनेंगे, बड़े एसओपीज फॉलो नहीं करेंगे, देखें बच्चा खुद जाके तो लेके नहीं आ रहा। हुकूमत ने तमाम इकदाम कर दिए, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए, मार्केट्स को पाबंद कर दिया, वालिदैन को समझा दिया, टेलीफोन पे खबरें देगी, हर लम्हा आपको बताया जा रहा है। तो अवाम के ताउन के बगैर इसमें आप अब एक घर में अगर बड़ा एहतियात नहीं करता, सारे बड़े उसके इन्फेक्ट होंगे तो बच्चे भी होंगे। तो इसका प्योरली ताल्लुक शायद स्ट्रेन के ऊपर भी ना हो, ये कुछ हमारे जो ओवरऑल बड़ों की तादाद बड़ी है उसकी वजह से बच्चों की तादाद में भी एक इजाफा हुआ। और सर अगर देखा जाए तो बाकी दुनिया की बात की जाए, क्या वहाँ पर बच्चों को वैक्सीनेशन लग रही है? देखिए, इस वक्त जितनी भी वैक्सीन है, वैक्सीन में आपको थोड़ा सा समझाता चलूं कि उसके बाकायदा ट्रायल्स होते हैं। यानी एक वैक्सीन जब बनाई जाती है उसके बाकायदा ट्रायल्स होते हैं, उनके दर्जे होते हैं, ट्रायल 1, 2, 3। अभी तक जो वैक्सीन हैं 18 साल से कम उम्र के बच्चों में उसके ट्रायल नहीं हुए। ठीक है। जो हो रहे हैं अभी इस वक्त कुछ मुल्कों में, ये जिसमें फाइजर की है, मॉडर्ना है, जॉनसन एंड जॉनसन है, अभी ये प्रोसेस में मौजूद है। मैंने इसलिए नहीं का लफ्ज़ इसलिए अदा किया कि अभी तक ये ऑन एयर नहीं आया कि जी हम ये अनाउंस कर दें कि हम दे सकते हैं। फाइजर की वैक्सीन 16 साल तक लगाई जा सकती है, यानी ऊपर से नीचे लाएं, 16 से ऊपर। जो बाकी वैक्सीन हैं वो 18 से ऊपर लगाई जा रही हैं। तो जब अभी वैक्सीन ही 16 से ऊपर लग रही है, उससे नीचे लग नहीं रही, तो बच्चों में फिल वक्त ये उम्मीद की जा रही है कि शायद जिस तरह ट्रायल्स स्लोली चल रहे हैं और बड़ों के साइड इफेक्ट्स के को आप समझिए कि उसकी मुनासिबत से जहन में रखते हुए ट्रायल होंगे, तो शायद बाय द एंड ऑफ 2021 बच्चों की वैक्सीन आ जाए। लेकिन वो भी होगा क्या, 12 साल तक पहले लाएंगे उसको, फिर आहिस्ते आहिस्ते, बिकॉज बच्चों का जो मुदाफियती निज़ाम होता है वो फर्क होता है बड़ों से, और हर उम्र के बच्चे में मुदाफियती निज़ाम अलग अलग है। जी बिल्कुल ऐसी है। और सर अगर अब रिकवरी रेट की बात की जाए तो बच्चों का रिकवरी रेट क्या है बड़ों के निस्बत? देखिए, बहुत इसका सादा सा जवाब है, जब अलामात ही हल्की होंगी तो रिकवरी भी आसान होगी। लेकिन और जो वही अलामात हैं जो बड़ों को हो रही है? देखिए, उसमें इस तरह है कि बड़े तो बहुत आसानी से अपनी सेंस ऑफ स्मेल का और टेस्ट का डिस्कवर बता सकते हैं ना। बच्चों में प्रॉबेबली ये चीज़ एक तो डिस्कवर होनी आसान नहीं, बच्चे बता नहीं पाते। बिल्कुल ऐसे ही है। नंबर 2 ये कि बहुत से बच्चों में नॉर्मली भी मौसम बहार में नज़ले ज़ुकाम, नाक बंद की अलामतें रहती हैं, जिससे वैसे भी आपकी सेंस ऑफ स्मेल को फ़र्क पड़ सकता है। तो उसके अलावा जो अलामात हैं, यानी छाती का ख़राब होना, नमोनिया होना, नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब, मेनली रेस्पिरेटरी पैसेज है। उसके अलावा डायरिया आप समझ लीजिए कि ये एडिशनल बच्चों में जो ज़्यादा अलामात में देखा गया, डायरिया बहुत ज़्यादा है। ठीक है। बाकी तो बहुत सारे बच्चों में हमारे पास, क्योंकि चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एज पर पॉलिसी हम तमाम बच्चों को जिनका कोई प्रोसीजर करना होता है, मसलन कोई सर्जरी होनी है, कोई एंडोस्कोपी होनी है, उससे पहले स्क्रीन करते हैं। तो स्क्रीनिंग में बहुत सारे बच्चे डिस्कवर होते हैं जिनको लाइक अलामत नहीं होती, दे आर जस्ट डिस्कवर्ड कि एक बच्चा सर्जरी के लिए आया और वो इत्तफाकन उसका टेस्ट करवाया गया तो वो पॉजिटिव निकल आया। तो वो इस तरह करके आप समझिए कि
उनमें होता है बच्चों में। ठीक है। और सर अगर बात की जाए कैपेसिटी के हवाले से, तो चिल्ड्रन अस्पताल में कितने अभी बेड्स मौजूद हैं और कितने फुलफिल हो चुके हैं? देखें, चिल्ड्रन हॉस्पिटल की बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट ठीक गवर्नमेंट है। ऑफ पंजाब ने हमें जो उसमें इंस्ट्रक्शन दी और मॉनिटर भी किया, बहुत अच्छी अरेंजमेंट्स की गई हैं। हमारे पास आप समझिए कि इसको ना कोरोना को 3-4 हिस्सों में तकसीम करना पड़ता है। ठीक है। अब एक बच्चा सस्पेक्ट आया, यानी उसका अभी आपको शक है कि इसको कोरोना है, तो उसको आप उस बच्चे के साथ नहीं लेटाएंगे। चुनाचे हमने अपने प्राइवेट रूम्स गिव वे किए थे, ठीक और है। प्राइवेट रूम्स में हर माँ, क्योंकि बच्चों के साथ तो माँ ने भी रहना, अकेला बच्चा तो नहीं रहेगा, तो माँ और बच्चा एक अलहदा प्राइवेट रूम, जैसे आप एक किसी प्राइवेट रूम में रहते हैं जिसमें वॉशरूम आपके साथ है, बेड है, सोफा है, जो सहूलत होनी चाहिए, तो वहाँ पे रखा जाता था। अब वो सस्पेक्ट है, अगर वो कंफर्म हो गया तो उसको फिर एक अलहदा जगह पर उसी प्राइवेट रूम्स में ही कि जी वो कंफर्म वाले जोन में डाला जाता ठीक था। है। फिर उसमें भी आगे एक बच्चा स्टेबल है, वो सॉफ्टवेयर जगह पे है, एक बच्चा सिक है, तो हमारे पास हाई डिपेंडेंसी यूनिट, आईसीयू कोविड का, उसमें वेंटिलेटर्स हर बेड के साथ, जो हमारे मेन जो आईसीयू है उसमें हमारे पास वेंटिलेटर्स थे, हाई डिपेंडेंस है बल्कि, और हाई डिपेंडेंसी यूनिट उसके अलावा है। तो चुनाचे उसमें सेग्रीगेट करके करीबन आप समझिए कि शुरू का इंतजाम तो करीबन 40 बेड के लगभग का था। ठीक है। तो अभी भी हमारे पास इस वक्त भी आप समझिए को 10-11 बच्चे मौजूद हैं, लेकिन वो ये होता है कि बच्चे जल्दी रिकवर होते हैं तो वो घर चले जाते हैं, तो आप समझिए टर्नओवर अच्छा है बच्चों का। और इनका ट्रीटमेंट किस तरह किया जाता है? देखिए, ट्रीटमेंट स्ट्रेट अवे जो गाइडलाइंस हमारी बनी है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल की टीम ने ही बनाई है, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इंस्ट्रक्शंस दी थी वो नोटिफाई भी की गई हैं, वो आप समझिए कि वेबसाइट्स पे भी मौजूद हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे भी हैं। इसी तरह पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन ने भी गवर्नमेंट के साथ मिलकर, यूनिसेफ के साथ मिलकर कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं, जिसमें नेशनल लेवल की टीम थी और भी शहरों से, सूबों से लोग थे जिन्होंने मिलकर कंट्रीब्यूट किया। तो ट्रीटमेंट इनका एज पर कैटेगरी है, एसिम्प्टोमेटिक कोई इलाज नहीं, ठीक है। जिसको अलामती नहीं उसका इलाज नहीं। ठीक है। सिम्प्टोमेटिक का माइल्ड फॉर्म, उसमें अलामती इलाज कि जो जैसी अलामत, खांसी, हल्का सा नजला, जुकाम, उसके मुताबिक ज्यादा आप ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। मॉडरेट, सवेयर और क्रिटिकल। फिर क्रिटिकल अनफॉर्चुनेट वो हैं जिनको आप वेंटिलेटर पे खुदा ना खास्ता डालना पड़े, कुछ ऐसी बात हो, तो वो बच्चे जो हैं वो मॉडरेट टू सवेयर जो होता है वो अकॉर्डिंग टू जो हमने क्लासिफिकेशन बनाई हुई है उनकी, एज पर उनके एक्सरे चेस्ट की रिपोर्ट के, एज पर सीटी स्कैन के, या एज पर उनकी सिम्टम्स के, ऑक्सीजन सेचुरेशन के, उसके मुताबिक ट्रीटमेंट। जिस तरह अभी सर आप बोल रहे थे कि मौसम चेंज होता है तो बच्चों को वैसे ही अमूमन जो है वो मौसमी बीमारियों का शिकार हो जाता है, बुखार हो जाता है, फ्लू, गला खराब, तो हमें किस तरह पता करना चाहिए? अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स हो तो सबसे पहले जाके ट्रीटमेंट टेस्ट कराना चाहिए या खुद से ही वो डायग्नोज कर लेना चाहिए? देखिए, इसमें ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इस बीमारी को अपने जहन में रखें, ठीक है, और इसके मुताबिक आप केयरलेस ना हो। बिकॉज हम कॉमनली सुनते हैं, जिन घरों में हमारे आसपास भी, मेरी फैमिली में भी कुछ घरों में हुआ और भी दाएं बाएं हुआ, तो डिनायल के जी ये नहीं है। मसलन आपको एक अलामत चल रही है और आपके जहन में कोरोना यही है कि खुदा ना खास्ता जब तक आप बेड पे नहीं लेटेंगे कोरोना नहीं होगा। कोरोना हल्की अलामत से भी है। अगर आप डिनायल में रहेंगे, ये पूरी सोसाइटी के लिए एक मेरी रिक्वेस्ट है कि लोग इसको जब भी नज़ला, जुकाम, गला खराब आए, उसकी अलामतों में आप देखें घर में और कितने लोगों को हो रहा है, इसका सीरियल इंटरवल होता है। लोगों का सर माइंडसेट तो ये है ना कि अगर नज़ला, जुकाम या इस तरह का हो रहा है तो ये मौसमी बीमारी है, ये तो बच्चों को होता ही रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखिए, जब आप एहतियात करते हैं, मैं मिसाल तो थोड़ी सी आप समझे इसके मुतालिक मैं क्या समझाऊं। अब घर में खटका हुआ है, अब आप जाते हैं बाहर, तो होता तो 90% का जी शायद कोई जानवर था जिसने छलांग मारी हो, बिल्ली वगैरह या वैसे कोई, लेकिन आप 100 में से 100 दफा देखने जरूर जाते हैं ना। तो एहतियात का मतलब ये होता है कि जब आपको एक बीमारी का खदशा फैल गया है और आपको पता लग गया कि ये आ चुकी है, तो आपको इसके मुतालिक कम से कम डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, जो क्वालिफाइड लोग हैं उनसे मशवरा करना चाहिए, और जहाँ कहा जाए वहाँ टेस्ट भी कराना चाहिए। और दूसरा सर, बच्चों का एक ये भी बड़ा मसला है कि वो एहतियात भी नहीं करते और मास्क का भी इस्तेमाल नहीं करते। अगर बाहर जा रहे हैं तो फिर उनको बाहर कम से कम निकाला जाए। देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प एक ऑब्जर्वेशन है, मेरे तमाम पीडियाट्रिशियन, सीनियर कुलीग ने भी महसूस की होगी, बच्चे बड़ों की नकल करते। ठीक है, मैंने देखा कई माओं को, मैंने पूछा, मैंने कहा इतना छोटे से को पहना करके उतारता ही नहीं, हम सब पहनते नहीं, अभी जिद में पहन लेता है। हाँ। 2 साल की रिकमेंडेशन आई थी कि 2 साल से नीचे आप मास्क ना पहनाएं, 2 साल से ऊपर मास्क बच्चे को पहनाना चाहिए। और दूसरा ये है कि अगर आपको पता है कि एक बीमारी फैली हुई है माशरे में, तो ये तो वालिदैन की जिम्मेदारी कि वो एहतियात करें और बच्चों को ज़्यादा बाहर ना ले जाएं। और खुद भी बच्चे को आप नहीं लेके गए, लेकिन आपकी बद एहतियाती बीमारी को घर ले आई, तो फिर भी बच्चा आपका इफेक्ट होगा। तो टेक्निकली तो ये 2 डबल एज स्वॉर्ड है ना, दोनों एहतियातें जरूरी हैं। लेकिन आजकल तो जैसे सर तालीमी इदारे बंद हैं, तो बच्चे पार्क्स में भी जा रहे हैं, शॉपिंग करने भी जा रहे हैं, तो फिर वहां पर भी ना लेके जाया जाए।
देखिए मेरी बात समझिए, बात वहीं आ जाती है कि अगर एक सूरत हाल ऐसी हो गई है, बीमारी फैल गई है, माना बच्चों को कम होगी, लेकिन उस घर में अगर किसी बड़े को होती है और ज्यादातर खुदा ना खास्ता किसी बूढ़े बुजुर्ग को होती है और उनको कोई जानी नुकसान होता है, तो ये कितना बड़ा लॉस। मेरा ख्याल है कि घर में किसी बुजुर्ग का लॉस भी उस घर के बच्चे का लॉस। बिल्कुल ऐसा अगर किसी जगह पे दादी या नानी बीमार होते हैं या खुदा ना खास्ता उनकी जान को कुछ होता है, मेरे नज़दीक उस खानदान के बच्चे का बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि दादी नानी का जो एक समझे बच्चों के साथ एक वो क्लोज इंटैक्ट आप समझिए कि उसका कांटेक्ट है, और बहुत सा कंपोनेंट बच्चों की तरबियत में दादी और नानी हम सब इस तरबियत से गुजरे हैं। एग्जैक्टली तो आप मतलब आप उसको हर तरफ से देखिए ना। बहुत से लोग कहते हैं जी मैं बीमार नहीं होऊंगा, मैं जवान आदमी हूँ या मैं सेहतमंद हूँ, अल्लाह करे आप बीमार ना हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला हम इस मुसीबत से निकाले। लेकिन ये है कि आपको एक माशरती सोच पैदा करनी है। आप भले बीमार नहीं होंगे, आपकी वजह से कोई बूढ़ा बीमार हो गया, आपके दफ्तर में कोलीग बीमार हो गया, आपके दुकान पे या आपका कस्टमर या आपकी वजह से दुकानदार व्हाटएवर, तो ये तो एक कॉमन है ना, हम सबका एक आप समझिए एक माशरती फरीजा है, वबा आई है, जिम्मेदारी और है। इसमें आपको अल्लाह की तरफ से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से माशाल्लाह तरबियत, हिदायत, हर चीज वाज़ेह बताई गई है ना। तो जब बताई गई है कि आपने तवक्कल करना है तो उससे पहले एहतियात करनी है और फिर तवक्कल करना है, तो आप उसको फॉलो करें। और जो सर ये हुकूमत की जानिब से इकदाम उठाए गए, दोबारा स्कूल बंद कर दिए गए हैं, इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए इसके अलावा ऑप्शन नहीं था। आप इसको समझिए कि क्या ये कह सकते हैं कि स्कूल जो खुले थे उनकी वजह से बच्चों में ज्यादा कोरोना पाया गया नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए आपको समझना पड़ेगा, बड़ों की एहतियात से बच्चों की एहतियात, ठीक है, बड़े एहतियात नहीं कर रहे थे। बहुत से लोग समझते थे कोरोना चला गया, बहुत से लोग अभी भी मिथ का शिकार हैं। हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली कई दफ़ा हम नेगेटिविज्म को ज़्यादा आसानी से तरवीज देते हैं जो दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह से जब बड़ों को लगना है तो बच्चों को भी लगना है। अक्सर जगह हमने बच्चों से पूछा जब वालिदैन से, तो उन्होंने कहा जी इसके, किसी ने कहा जी हमारे चचा को घर में आए थे उनको था तो उनकी वजह से सबको लगा, फिर बच्चे को भी लग गया। अब बच्चा अकेला स्कूल में कहाँ से लेगा, बात फिर आ जाती ना, स्कूल जाके कहाँ से उठाएगा दूसरे बच्चे से। बच्चों में ट्रांसमिशन इतनी आसान नहीं है, बड़ों से बच्चों में ट्रांसमिशन आसान। और सिम्टोमेटिक यानी जिसके अंदर अलामात हैं उस बच्चे से दूसरे बच्चे को ट्रांसमिशन मुकाबलतन आसान है। और इंटरनेशनल स्टडीज भी जो हुई हैं बड़े क्लासों में, यानी अडोलेसेंट में तो ज़्यादा आसानी से फैलता है, बच्चों में, छोटे बच्चों में इतनी आसानी से नहीं एक दूसरे को लगता। तो बहरहाल ये बड़ों से बच्चों में कम्युनिकेट होता है, उसकी मुकाबलतन परसेंटेज ज़्यादा बच्चों में भी हो सकता है, लेकिन एहतियात फिर घूम फिर के बड़ों पर आएगी। यही कह सकते हैं कि बड़ों के लिए, छोटों के लिए, सबके लिए यही है कि एहतियात का दामन ना छोड़ें आप लोग। प्रोफेसर जुनैद राशिद हमारे साथ मौजूद थे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं। जनाब हम भी आपसे यही कहेंगे और यही रिक्वेस्ट करेंगे कि चाहे आपके घर कोई बूढ़ा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, एहतियात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये जो तीसरी वेव है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है, जिसकी वजह से हम सारे इसका शिकार हो रहे हैं। जनाब यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का मिलता है, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। जनाब आजकल लाहौर में जहां जाएं बाहर के रंग हर जानिब दिखाई देते हैं। एक जानिब रंग बिरंग फूल नजर आते हैं और दूसरी जानिब लाल लाल खूबसूरत स्ट्रॉबेरीज हमें नजर आती हैं। सुर्ख रंग का ये फल देखने में जितना खूबसूरत है, जिस्मानी सेहत के लिए भी उतना ही फायदेमंद है। विटामिन सी से लेकर एंटीऑक्सीडेंट्स तक स्ट्रॉबेरी मुतअद्दिद तिब्बी फवायद पहुंचाती हैं। हम ये फल मजीद किस फॉर्म में खाया जा सकता है और कैसे हम इसका सेहत के लिहाज से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जोहा अकरम है जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं। जोहा मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जोहा जिस तरह हम देख रहे हैं कि हर जानिब हमें लाल लाल स्ट्रॉबेरीज नजर आ रही है, देखने में तो बड़ा ही मजे का और खूबसूरत सा फल हमें नजर आता है, ये सेहत के लिए भी अच्छा है। बेशक स्ट्रॉबेरीज मुनीबा जितनी ही टेस्टी और डिलीशियस होती हैं खाने में, और जितनी उतनी ही वो दिलकश नजर आती है हमें देखने में, बहुत ही खूबसूरत। बिल्कुल बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि स्ट्रॉबेरीज इज एन एक्सेलेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा इसके अंदर फॉलेट और पोटेशियम और मैंगनीज भी मौजूद होता है, जो कि इम्यूनिटी के अंदर हेल्प करता है और स्किन हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। मैं चाहती हूँ कि हमारे देखने वाले ये भी जान सके कि एंटीऑक्सीडेंट आखिर है क्या। एग्जैक्टली एंटीऑक्सीडेंट, हमारे बॉडी जो है दरअसल मुख्तलिफ सेल से बनी हुई है और ये सेल वेस्ट प्रोडक्ट्स बनाते हैं।
जब हमारी बॉडी मुख्तलिफ चीज एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करती है और बॉडी के अंदर मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं तो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे सेल को हार्मफुल होते हैं। ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट प्रिवेंट करता है सेल को डैमेज करने से इन वेस्ट प्रोडक्ट्स के जरिए से। तो एंटीऑक्सीडेंट्स इस कदर फायदेमंद है हमारी बॉडी के लिए। और स्ट्रॉबेरीज खाने से हमें और कौन कौन से तिब्बी फवाइद हासिल हैं? स्ट्रॉबेरीज खाने के बेशुमार हेल्थ बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो ये बात मैं बताना चाहती हूँ, अभी मैंने बताया कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट यानी कि विटामिन सी है। इससे हमें ये पता चलता है कि विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट की वजह से कैंसर को ये प्रिवेंट करती है। अच्छा। जी बिल्कुल, ये कैंसर को प्रिवेंट करती है क्योंकि फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा खानी चाहिए जी हमें। बिल्कुल। 6 से 7 स्ट्रॉबेरीज या हाफ कप 1 कप हमें ब्रेकफास्ट, लंच और हम डिनर से पहले ये कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा। इसके अलावा इसके तिब्बी फायदा ये है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी मेंटेन करती है, डायबिटीज के पेशेंट के लिए भी अच्छी है, कार्डिक हेल्थ के लिए भी अच्छी है। वाले खा सकते हैं? जी बिल्कुल, ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी मेंटेन करती है। ठीक है। इसके अलावा हार्ट पेशेंट्स के लिए भी अच्छी है। इसके अंदर फाइबर कंटेंट भी है। एक और बात बड़े मजे की इसके बारे में ये है कि इससे फीलिंग ऑफ स्टाइटी आती है, यानी कि फीलिंग ऑफ फुलनेस। अगर आप खाने से पहले स्ट्रॉबेरीज खाएंगे तो आपका पोर्शन साइज खाने में कंट्रोल हो जाएगा, जिसकी वजह से वेट लॉस में भी ये हेल्प कर रही है। जी बिल्कुल। और ब्लड ग्लूकोज लेवल का मैंने बताया, डायबिटीज का बताया और मैंने कैंसर का बताया। इसके अलावा इसके अंदर पोटेशियम कंटेंट है, यानी कि ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है। मतलब इसमें तो बहुत ज्यादा तिब्बी फवाइद हैं जो बहुत छुपे हुए हैं, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। और ये इतनी अच्छी है, जितनी देखने में अच्छी लग रही है उतनी सेहत के लिए भी हमारे लिए अच्छी है। तो जोहा, हम देखते हैं कि जिस तरह हम लोग स्ट्रॉबेरीज का इस्तेमाल करते हैं, शेक में कर लेते हैं, जूसेस में कर लेते हैं, तो हमें किस फॉर्म में ज्यादातर स्ट्रॉबेरीज का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे लिए ज्यादा सेहतमंद हो? मुनीबा, ये सवाल बहुत दफा पूछा जाता है कि किस तरह से फल को खाया जाए, जूस की फॉर्म में बेहतर है या फिर रॉ फल जिस तरह फ्रेश है उस तरह खाया जाए। मैं हमेशा अपने देखने वालों को ये बात बताती हूँ कि फ्रूट अगर रॉ या फ्रेश खाया है तो वो बेहतरीन होता है। ठीक है। जहां तक जूस और मिल्क शेक की बात है, ये दोनों ऑप्शंस भी हेल्दी हैं और एक तरह इनके फायदेमंद हैं। ये दोनों एक जैसे, लेकिन रॉ या फ्रेश स्ट्रॉबेरीज को खाया जाए वो ज्यादा बेहतर है क्योंकि इसका स्किन और पल्प, इसके अंदर विटामिन और मिनरल्स होते हैं। जब हम जूस एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये विटामिन और मिनरल लॉस हो जाते हैं। इसी तरह कुछ हद तक फाइबर कंटेंट भी लॉस हो जाता है और फाइबर कंटेंट जो है उसकी वजह से फायदा ये होता है कि इट रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन, बाउल मूवमेंट में ये हेल्प करता है फाइबर। और फाइबर के सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे फवायद हैं, इसलिए ये इस तरह से बेहतरीन है। और इसको क्या हम फ्रूट सैलेड के तौर पर भी क्रीम के साथ भी यूज कर सकते हैं? फ्रूट सैलेड बेहतरीन ऑप्शन है। फ्रूट सैलेड कंज्यूम किया जा सकता है, लेकिन क्रीम के साथ कभी कभार तो ठीक है। ठीक है। लेकिन क्रीम के अंदर क्योंकि सैचुरेटेड फैट होता है और वो हमारी बॉडी के अंदर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल पैदा करता है। ठीक है। यही बैड कोलेस्ट्रॉल हार्ट की आर्टरीज के अंदर प्लाक फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से हार्ट के बीमारियां होती हैं। तो वो लोग जो कि हार्ट डिजीज या हार्ट डिसऑर्डर्स का शिकार हैं वो इससे इज्तनाब करें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन वो लोग जिनको इस तरह का कोई मसला नहीं है वो कभी कभार क्रीम के साथ सैलेड के साथ ये खा सकते हैं, लेकिन उसमें भी ये है कि वजन बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं अगर इसको मुतवातिर रेगुलरली यूज किया जाएगा। क्रीम के साथ यूज किया जाएगा, खाली तो नहीं। हाँ जी बिल्कुल, क्रीम के साथ जो है रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं कर सकते, अदरवाइज कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और वेट गेन भी हो सकता है। आमतौर पे बच्चों को टेम्प्ट करने के लिए क्रीम का सैलेड दिया जा सकता है, चॉकलेट सिरप या क्रीम वगैरह डाल के दिया जा सकता है। और इसकी क्या टाइमिंग हो सकती है? क्या हम किसी भी टाइम खा सकते हैं स्ट्रॉबेरीज को? ये सवाल भी बहुत दफा पूछा जाता है कि क्या खाली पेट हम फ्रूट ले सकते हैं। मैंने पहले भी बताया किसी भी मील से आधा घंटा पहले फ्रूट की सर्विंग रेकमेंडेड है। ठीक है। आधा घंटा पहले हम ये स्ट्रॉबेरी की सर्विंग ले सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है। लेकिन वो लोग जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है वो अगर मील के बाद लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे एसिडिटी का प्रॉब्लम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी थोड़ी सी तुर्श होती है। उसकी वजह से अगर ये मील के बाद लें तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन खाली पेट भी यानी कि ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले या डिनर से पहले आधा घंटा पहले इसको लिया जा सकता है। और जिस तरह आजकल घर में बहुत सारे रेमेडीज भी चलती हैं, जिस तरह आपने बताया कि एंटीऑक्सीडेंट है और विटामिन सी इसमें बहुत ज्यादा है, तो अगर इसका मास्क बनाकर और घर में जो लड़कियां आजकल रह रही हैं मुंह पे लगा लिया जाए तो वो कितना अच्छा है? बहुत से लोग इसका मास्क यूज करते हैं। उसमें आमतौर पे स्ट्रॉबेरी की प्यूरी बनाते हैं, योगर्ट डाल देते हैं या क्रीम डाल देते हैं और 1 टेबलस्पून हनी डाल देते हैं, उसको अपने चेहरे पर लगा लेते हैं और 10 मिनट बाद
गर्म पानी से धो लेते हैं, ठीक है। बेहतरीन मास्क है। इससे एक्सफोलिएशन हो जाती है स्किन की, यानी कि स्किन के डेड सेल्स रिमूव हो जाते हैं। ठीक इसके है। अलावा इससे एक्नी भी रिमूव होती है। अच्छा जी बिल्कुल। बच्चों के लिए कितनी अच्छी है? बच्चों को कितनी खिलानी चाहिए? कितने पोर्शन में उनको खिलानी चाहिए? बच्चों के लिए बेहतरीन चॉइस है, हेल्दी ऑप्शन है स्ट्रॉबेरीज, क्योंकि बच्चे बहुत सारी ऐसी चीजों की तरफ टेम्प्ट होते हैं जो कि उनके लिए हेल्दी नहीं होता। तो फ्रूट उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है और हम इसको सैलेड के साथ मुख्तलिफ तौर तरीकों से बच्चों को ये पेश कर सकते हैं। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं बच्चे ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं, इस साइड पर टेबल फूड की तरफ आ ही नहीं रहे, ना ही फ्रूट्स की तरफ आ रहे हैं। तो ये क्या पहले ये सारी रूटीन माँ बाप की होनी चाहिए, घर वालों की होनी चाहिए, देन ही वो अडॉप्ट करेंगे बच्चे? बिल्कुल, इसमें बहुत बड़ा बच्चों की ईटिंग हैबिट्स हेल्दी कराने के लिए बहुत बड़ा रोल पेरेंट्स का भी है, क्योंकि अगर पेरेंट्स की अपनी ईटिंग हैबिट्स हेल्दी होंगी तो नेचुरली बच्चों की भी ईटिंग हैबिट्स जो है वो डेवलप हो जाएंगी। उसमें जरूरी ये है कि बच्चे के लिए एक प्रॉपर टाइम और एक ही प्लेस जो है वो सेट की जाए, जिसमें वो एक ही टाइम पर और एक ही जगह पर रेगुलर बेसिस पर मील ले। इससे उसकी ईटिंग हैबिट डेवलप होगी और हेल्दी ईटिंग जो है उसकी तरफ जो है उसको रागिब करना चाहिए। और दूसरा, स्ट्रॉबेरीज के अलावा भी बहुत से मौसमी फल जो हैं वो इस वक्त मार्केट में, जिस तरह खरबूजा हो गया, ग्रेप फ्रूट हो गया, ये हमारी सेहत के लिए कितने फायदेमंद है? खरबूजा और ग्रेप फ्रूट की आपने बात की, बेशुमार हेल्थ बेनिफिट्स हैं खरबूजे अच्छा। के। ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, हार्ट डिजीज को मेंटेन करता है, इम्यूनिटी में हेल्प करता है, स्किन हेल्थ में और हेल्प करता आजकल है। तो इम्यूनिटी हमारे लिए बहुत जरूरी है, बेशक, कोरोना की वजह से सबकी बिल्कुल। लो हुई हुई है। बिल्कुल। और इसके बारे में एक और बात मैं बताती चलूं कि खरबूजे के बीज के अंदर इट इज रिच विद एंटीऑक्सीडेंट। अच्छा। विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है, तो खरबूजे के बीज को है उसका छिलका उतार के इस्तेमाल किया जा सकता है। इट इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन टू बूस्ट इम्यूनिटी। ठीक है। इसके अलावा आपने ग्रेप फ्रूट की बात की, ग्रेप फ्रूट भी बेहतरीन ऑप्शन है वेट लॉस के लिए। जो लोग खाने से आधा घंटा पहले ग्रेप फ्रूट का जूस पीते हैं उनका वजन जल्दी कम हो जाता है एज कम्पेयर टू उन लोग जो नहीं लेते। ठीक है। ग्रेप फ्रूट से इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि ग्रेप फ्रूट से कोल्ड या इन्फ्लुएंजा प्रिवेंट हो जाता है, लेकिन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा का ड्यूरेशन कम हो जाता है, माइल्ड हो जाता है ग्रेप फ्रूट से। ठीक है। इसके अलावा ग्रेप फ्रूट से बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ब्रेक डाउन होता है, जो कि हार्ट की आर्टरीज के अंदर प्लाक फॉर्मेशन करता है। मतलब ये तो एक अच्छी चीजें हैं जो हमें नहीं पता इनमें क्या क्या चीजें मौजूद हैं और हमारी सेहत के लिए कितनी अच्छी है। और अगर ये देखा जाए कि जोहा, अगर दिन में हम एक मील स्किप कर दें और उस मील की जगह हम फ्रूट्स ले लें तो वो कितना बेनिफिशियल है हमारे लिए? मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती किसी भी क्लाइंट को कि वो मील स्किप करे। एक बैलेंस डाइट के जरिए भी वेट लॉस किया जा सकता है और अच्छे वेट को मेंटेन किया जा सकता है। जरूरी है कि हमारे तीनों मील्स में, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में होने चाहिए तीनों वेजिटेबल, फ्रूट, मिल्क, मीट और सीरियल्स का पोर्शन हो। इन तमाम पोर्शंस को हम अपनी डाइट में ऐड करके भी वेट लॉस कर सकते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के जरिए, यानी कि 30 मिनट्स की एक्सरसाइज समेत और एक प्रॉपर डाइट प्लान को फॉलो करके कुछ वेट लॉस टिप्स, जिस तरह के दही के अंदर अलसी के दाने इस्तेमाल कर सकते हैं, चिया सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तुख मलंगा, अर्ली मॉर्निंग मुंह निहार। तो इन वेट लॉस टिप्स के जरिए, प्रॉपर डाइट प्लान के जरिए और एक्सरसाइज के जरिए भी अगर हम तमाम फूड ग्रुप्स को अपनी डाइट के अंदर रखेंगे तब भी वेट लॉस किया जा सकता है, वेट को मेंटेन किया जा सकता है। और अगर जिसने वेट लॉस करना है तो उसको कितना पोर्शन चाहिए? अगर स्ट्रॉबेरीज की बात करें तो वो कितना पोर्शन खा सकता है वेट लॉस? रिकमेंडेड जो है वो तकरीबन 3 to 4 सर्विंग्स जो है फ्रूट की हमारे डेली इनटेक है। ठीक है। उसमें 1 कप जो है वो जिसके अंदर 6 से 7 मीडियम साइज की स्ट्रॉबेरीज हो उसको खाया जा सकता है रेगुलर बेसिस पर। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा क्रैश डाइट की जा रही है, जिसमें हर चीज ही हम छोड़ देते हैं खाने की वजह से, खाना छोड़ देते हैं खास तौर पर। ये हमारे लिए कितना खतरनाक है, हमारी सेहत के लिए, बॉडी के लिए? क्रैश डाइट जो है वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड मेथड नहीं है। बहुत सारी ऐसी डाइट्स जो हैं वो आजकल आम है और यंगस्टर्स उसको बहुत पोटेंशियल के साथ फॉलो भी करते हैं, लेकिन क्रैश डाइट रिकमेंडेड नहीं है। इससे ऐसा होता है कि किसी चीज की कमी, जिस तरह विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट या कार्बोहाइड्रेट की कमी हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है और उससे फिर हम स्टूप डाउन करते हैं, हम टायर्ड फील करते हैं, स्लीपी फील करते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी बेहतर नहीं रहती। तो क्रैश डाइट इज नॉट एट ऑल अ गुड ऑप्शन। और आप रिकमेंड नहीं करेंगे किसी को भी कभी भी करने के लिए? और आगे देख रहे हैं हम जोहा के
रमज़ान भी आ रहा है और कोरोना की जिस तरह हम बात करेंगे, इसमें हमें इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग चाहिए, तभी हम इससे लड़ सकते हैं। तो स्ट्रॉबेरी के हवाले से हमें बताइए कि ये किस तरह हमारे इम्यून सिस्टम को ज़्यादा स्ट्रांग करता है और किस तरह ये रमज़ान में हमारे लिए हेल्थ बेनिफिट होगा। ये रमज़ान में हम जो है स्ट्रॉबेरी का जूस भी कंज्यूम कर सकते हैं, मिल्क शेक भी कंज्यूम कर सकते हैं। मैंने पहले बताया विटामिन सी के साथ रिच है, एंटीऑक्सीडेंट के साथ रिच है, तो इससे इम्यूनिटी तो डेफिनेटली इंप्रूव होगी। वो तमाम चीज़ें जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट ज़्यादा है, जो आमतौर पे फ्रूट्स के अंदर होता है, वो हम रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा फलों का इस्तेमाल करें तो ये हमारी इम्यूनिटी के लिए बेहतरीन है। और आजकल हम देख रहे हैं कि डिटॉक्स वाटर का बहुत ज़्यादा रवाज पड़ गया है कि हम लोग फलों वाले पानी के अंदर फल डाल के पी रहे हैं, वो कितना अच्छा है या बुरा है हमारे लिए? डिटॉक्स वाटर के हवाले से बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि मिथ्स भी हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि दुरुस्त भी हैं। दरअसल अगर कोई शख्स पानी की रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो कि 9 से 11 ग्लास अगर दिन में ले रहा है तो उसका तब भी वेट रिड्यूस हो सकता है ऐसे शख्स का, क्योंकि इससे साइटी वैल्यू यानी कि फीलिंग ऑफ फुलनेस होगी और पोर्शन साइज कंट्रोल हो जाएगा। बिल्कुल यही फायदा डिटॉक्स वाटर का भी है। जिस तरह पानी का फायदा है वही फायदा डिटॉक्स वाटर का भी है, यानी कि इससे वेट लॉस में हेल्प हो सकता है, लेकिन जो फायदा हमें पानी पीने से हो रहा है वही डिटॉक्स वाटर से भी हो रहा है। कुछ मिथ्स इसके हवाले से ये है कि एनर्जी लेवल जो है वो बूस्ट हो जाता है, लेकिन बेहतरीन इसको इस्तेमाल किया भी जा सकता है, लेकिन पानी को भी अगर इस्तेमाल करें तो वो भी एक ही तरह है। तो ये हमारे लिए बुरा नहीं है, ये कह सकते हैं, हम पी सकते हैं, जी, इस्तेमाल बिल्कुल, कर बहुत सकते सारे हैं। लोगों का इससे वेट लॉस हो जाता है, इसीलिए वो इसको इस्तेमाल करते हैं। तो हमें अपनी डाइट का किस तरह ख्याल रखना चाहिए? क्या आप डाइट चार्ट के हवाले से क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो वो लोग जो कि वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए मैं ये रिकमेंड करूंगी कि अपनी मील की टाइमिंग्स का भी ख्याल रखें। ये कितना इम्पोर्टेंट है, टाइमिंग हमारी मील की टाइमिंग्स का भी ख्याल रखें। कोई मील स्किप ना करें। आमतौर पे हमारे यूथ के अंदर और बहुत सारे लोगों का ये ट्रेंड है कि वो ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं। ब्रेकफास्ट स्किप करने से ये होता है कि हम लंच के टाइम फिर बहुत ज्यादा खा लेते हैं, जिससे हमारी कैलोरीज जो है वो बढ़ जाती हैं और हमारा वेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो कोई भी मील स्किप ना करें और तमाम फूड ग्रुप में से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लें और आधा घंटा पहला खाने, डिनर और ब्रेकफास्ट से पहले एक फ्रूट की सर्विंग ले, चाहे वो मीडियम साइज एप्पल हो, बनाना हो, कोई भी मौसमी फल हो, वो आप मीडियम साइज जो है उसका इस्तेमाल करें। और इसके बाद जो है उस अपनी डाइट के अंदर वेजिटेबल, मिल्क, मीट और सीरियल पोर्शन में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा लें, तो इससे वेट रिड्यूस किया जा सकता है अलॉन्ग साइड कि आप इसके साथ एक्सरसाइज या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो है वो जारी रखें। और सेहतमंद अगर कोई अपना बढ़ाना चाह रहा है, वजन बढ़ाना चाह रही है, तो हमने बात कर ली कि वजन कम किस तरह किया जा सकता है। अगर वजन बढ़ाना चाह रहा है तो उसको क्या करना चाहिए फिर? जो लोग ये चाहते हैं कि उनका वजन बढ़ जाए, तो उनको आमतौर पे हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि वो थोड़े थोड़े वक्फे से कुछ स्नैक्स भी लें। यानी कि शाम की चाय में वो जो है बिस्किट, पैनकेक या कोई भी ऐसी चीज जिससे फीलिंग ऑफ फुलनेस तो खैर नहीं कहेंगे, लेकिन जिससे उनका स्टमक जो है वो एम्प्टी ना रहे। थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई ऐसी फीड लेते रहें जिससे उनकी बॉडी जो है वो नरिशमेंट में रहे। मिल्क शेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, डेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा कर सकते हैं, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज्यादा कर सकते हैं। तमाम जितनी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं वो डेवलप करें तो वजन जल्द बढ़ सकता है। और दूसरा ये आजकल अब बहुत ज्यादा ट्रेंड चल पड़ा है कि जिस तरह आपने भी बताया कि नाश्ता स्किप कर देते हैं और जो लंच होता है उसमें भरपूर हम लोगों ने खाना है और उसके बाद हम लोगों ने सो जाना है। ये कितना खतरनाक है हमारे लिए, हमारे जिस्म के लिए? लंच के बाद फौरन सोना, ओबेसिटी बहुत ज्यादा इसकी वजह से हो रही है। हाँ जी बिल्कुल। डिनर से या लंच से जो है फौरन बाद सोना रिकमेंडेड नहीं है। कम से कम 1 घंटे का वक्फा होना चाहिए ताकि हमारी बॉडी को प्रॉपर डाइजेशन का टाइम मिले। इसलिए ये रिकमेंडेड नहीं है कि लंच और डिनर के फौरन बाद सो लिया जाए। ठीक है। और ज़ोहा अकरम हमारे साथ मौजूद थी, न्यूट्रिशनिस्ट थी, और हम बात कर रहे थे जनाब स्ट्रॉबेरीज के हवाले से कि उसमें क्या क्या बेनिफिट्स मौजूद हैं जो हमें तरोताज़ा भी रख सकते हैं, हमारी स्किन को भी और हमारी सेहत को भी। ज़ोहा बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आई हैं। और जनाब मेरे ख्याल से आप लोगों को भी आज बहुत अच्छी अच्छी टिप्स मिल गई होंगी स्ट्रॉबेरीज के हवाले से, कि जिनको हम देखते हैं लाल लाल स्ट्रॉबेरीज बहुत ही मज़े की आजकल हमें मार्केट में नज़र आ रही हैं। तो आज ही आप जाइए और अच्छी खासी स्ट्रॉबेरीज लेकर आइए, लेकिन फिर भी एतदाल से खाइएगा। जनाब एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। जनाब, अब हम बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं और वो है स्किज़ोफ्रेनिया का मर्ज और हम कैसे इसे गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। बुनियादी तौर पर यह एक मुहलिक असाबी बीमारी है जिसकी तफसीलात कुछ देर में हमारी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमारे साथ शेयर करेंगी। लेकिन मैं जो नुक्ता उठाना चाह रही हूँ वो इस बीमारी का तरीका इलाज है। इस बीमारी में मरीज को कई तरह के वहम हो जाते हैं कि वो कोई उस पर हमला कर देगा या सब हमारे दुश्मन बन जाते हैं। ताहम याद रखें कि ये बीमारी काबिल इलाज भी है, लेकिन हमारे यहाँ लोग मरीजों को मेडिकल ट्रीटमेंट की बजाय तावीज़ और दम दरूद करवाने को ज्यादा तरजीह देते हैं, ना कि उनको ट्रीटमेंट उनकी कराई जाए। जिससे होता यह है कि मर्ज बिगड़ता जाता है और मरीज को अक्सर पागल डिक्लेयर भी कर दिया जाता है। इसी हवाले से हमने आज बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हुमा असलम हैं जो कि साइकियाट्रिस्ट हैं। डॉक्टर हुमा, सबसे पहले तो मुझे बताइए ये स्किज़ोफ्रेनिया है क्या और इसकी अलामात क्या होती हैं? मतलब मुझे तो नहीं पता था इसके बारे में और हमारे नाजरीन को भी बहुत ज़्यादा नहीं पता होगा क्योंकि इसके मेरे ख्याल से इसके बारे में अवेयरनेस इतनी नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। थैंक यू मुनीबा फॉर कॉलिंग मी ओवर द शो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एक बहुत अहम जहनी बीमारी है। अच्छा, जहनी बीमारियां दो किस्म की होती हैं, एक हम कहते हैं न्यूरोटिक इलनेसेस और एक साइकोटिक इलनेसेस। न्यूरोटिक इलनेसेस जिसमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओसीडी वगैरह आते हैं, उसमें जिस बंदे के साथ वो बीमारी होती है उसे एटलीस्ट पता होता है कि उसके साथ ये सब हो रहा है, वो ये सब कर रहा है, उसका मूड लो है या वो एंशियस फील कर रहा है, उसका किसी काम में दिल नहीं लग रहा। जो साइकोटिक इलनेसेस होती हैं जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया भी आता है, उसमें मरीज को ये नहीं पता होता कि उसके साथ कोई मसला है। उसे लग रहा होता है ही इज़ परफेक्टली फाइन और मसले मसाइल दूसरे लोगों में है। अच्छा, स्किज़ोफ्रेनिया एक नफ्सियाती बीमारी है जिसे अरबी या उर्दू में मालिकोलिया की बीमारी भी कहा जाता है और इसे पुराने ज़माने में डिमेंशिया प्रीकॉक्स कहा जाता था। इस बीमारी में इंसान अपनी गिरदोपेश से लाताल्लुक हो जाता है और एक अपनी दुनिया में रहता है। खुद से बातें करेगा, खुद से स्माइल करता है। कुछ गैबी आवाज़ें आती हैं उसे जो उसे कुछ करने का कह सकती हैं, उसके एक्शंस पे कमेंट कर सकती हैं, उसे कुछ रिमार्क्स पास कर सकती हैं। इसके अलावा उसे कुछ ऐसी सोचें आती हैं, उसकी सोचने समझने का तरीका बहुत डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। उसे कुछ ऐसी सोचें आ सकती है कि लोग इसके खिलाफ हैं, उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कुछ एजेंसीज उसके पीछे लगी हुई हैं, कैमराज लगे हुए हैं जिनमें उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। दो लोग बैठे बात कर रहे हो तो उसे लगता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, कुछ इशारे कर रहे हो तो उसे लगता है उसके बारे में इशारे कर रहे हैं। उसे ये महसूस होता है कि उसकी हरकत या उसकी थॉट्स किसी चिप जो उसमें लगी हुई है उसके जरिए कंट्रोल की जा रही हैं, किसी सैटेलाइट से कंट्रोल की जा रही हैं। मतलब इस तरह की बेतुकी बातें, दिमाग का सारा खेल है। एग्जैक्टली, इस तरह की बेतुकी बातें जिसका रियल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं होता। और अगर आप किसी बंदे को ये सब बातें बताएं तो उसे साफ पता लग रहा होता है कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन वो इस पे इतने फार्म होते हैं और उसे आप जितने मर्जी प्रूफ्स ला के दें, जितना मर्जी एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, उनके लिए ये बिल्कुल हकीकत होती है। उन्हें नहीं लग रहा होता कि वो कुछ गलत सोच रहे हैं या उनकी सोचने समझने का तरीका इफेक्ट हुआ हुआ है। तो ये बीमारी है जो इंसान की सोचों को इफेक्ट करती है, इंसान के सोचने समझने का तरीका डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। इतना पुख्ता हो गया होता है कि वो उस चीज को ही रियल मान लेते हैं। उनकी थॉट्स और उनकी परसेप्शंस, ठीक है, मतलब परसेप्शन जैसे मैं देख रही हूँ आपको, मुझे आप नजर आ रही हैं, इनको कुछ गैबी चीजें नजर आती हैं जो सिर्फ उन्हीं को नजर आती हैं। अच्छा, या मेरे कान में जैसे आपकी आवाज आ रही है, इनके कानों में भी कुछ ऐसी आवाजें आती है जो डिफरेंट लोगों की हो सकती है, जो इनको कुछ कह सकते हैं और ये उनसे बात करते हैं। इनके लिए ये सब रियल एक्सपीरियंसेस होते हैं। सो ये थॉट्स का और परसेप्शन का डिसऑर्डर है तो और इस पे मरीज का पुख्ता यकीन होता है। हाँ, कि ये हो रहा है उसके साथ, वो ये नहीं समझता कि ये शायद मेरा अपना वहम होगा या ऐसा कुछ होगा। लेकिन मुझे बताइए हुमा, अमूमन ये होती क्यों है? क्या ये हमारी मौरूसी बीमारी भी हो सकती है या किसी भी वजह से ये हो सकता है? मुनीबा, इसका जेनेटिक कंपोनेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये एक हेरिटेबिलिटी इशू भी हो सकता है, लेकिन एनवायरनमेंट का भी इसमें सिग्निफिकेंट रोल है। 80% के करीब इसकी हेरिटेबिलिटी है। देखा गया है कि अगर दोनों पेरेंट्स को स्किज़ोफ्रेनिया हो तो बच्चों में 46% चांसेस होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया आने के। अच्छा। अगर एक पेरेंट को स्किज़ोफ्रेनिया है तो बच्चों में 17% चांसेस होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया आने के। इसके अलावा अगर मदर को जब वो प्रेग्नेंट है उस दौरान कोई माल न्यूट्रिशन के मसाइल हों, जैसे कि हमारे यहाँ अक्सर लोग गुर्बत की सतह से नीचे की जिंदगी गुजार रहे हैं तो उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलती, ठीक है। और साथ में अगर कुछ ऐसी बीमारियां हो जाएं, वायरल इलनेसेस हो जाए, जैसे इन्फ्लुएंजा हो जाए, तो उन बच्चों में भी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है। फिर ये देखा गया है कि जितनी पेरेंट्स की एज बढ़ती जाती है
देखा गया हर 10 साल एज इंक्रीज के साथ 50% रिस्क बढ़ जाता है स्किज़ोफ्रेनिया होने का। ठीक है। यानी कि पेरेंट्स की अगर एज ज़्यादा है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है इसके लिए। और फिर इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स, जो लाइफ के स्ट्रेसर्स हैं, चाइल्डहुड में अगर अच्छा माहौल नहीं मिला, कुछ अब्यूज़ का शिकार हुए हैं, तो उन लोगों में भी इसके होने की शरह बढ़ जाती है। एक तो जेनेटिक कंपोनेंट है और इन्वायरमेंट भी रोल प्ले करता है। मतलब हमारा लाइफस्टाइल, हमारी सोसाइटी के प्रेशर्स भी हम पे बहुत ज्यादा जो इम्पोज किए जाते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। उसमें ये देखा गया है कि ये जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स और जेनेटिक कंपोनेंट है, ये मिल के हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरोकेमिकल्स होते हैं। ठीक है। कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारी सोचों को और हमारे बिहेवियर्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनको मैनेज कर रहे होते हैं। इसमें वो उनकी जो है केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है। उसमें एक मेन केमिकल है जिसे डोपामीन कहा जाता है। इसमें डोपामीन की एक्सेस हो जाती है। डोपामीन ज़रूरत से ज़्यादा, अगर इनके ब्रेन को देखा जाए तो इनके ब्रेन में डोपामीन ज़रूरत से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनके सोचने समझने का तरीका डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, इनकी परसेप्शनल एनॉमलीज पैदा हो जाती हैं। ये डोपामिन एक्सेस की वजह से होता है और इसमें जेनेटिक मेन कंपोनेंट है, लेकिन एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स भी रोल प्ले करते हैं। और जो लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होते हैं, क्या उन पे भी ये हो सकता है? मैंने बताया कि दो डिफरेंट इलनेसेस हैं। डिप्रेशन न्यूरोटिक इलनेसेस में आता है, ये साइकोटिक इलनेसेस में आता है। इसमें जेनेटिक मेन कंपोनेंट है और फिर एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स भी रोल प्ले करते हैं। डिप्रेशन बहुत स्वेयर हो जाए तो डिप्रेशन विद साइकोसिस की तरफ आ जाता है, लेकिन डिप्रेशन नॉर्मली स्किज़ोफ्रेनिया में कन्वर्ट नहीं होता। डिप्रेशन एक सोलली अलग इलनेस है, एंजाइटी सोलली अलग इलनेस है और स्किज़ोफ्रेनिया बिल्कुल डिफरेंट इलनेस है। तो मुझे बताइए कि अमूमन ये किस उम्र में ज्यादा बीमारी हो सकती है, किन लोगों को ज्यादा हो सकती है? ये देखा गया है, रिसर्च कहती है ये अर्ली 20s में होता है। मतलब 20 से 25 वाली जो एज होती है उसमें ख़वातीन में इसकी दो पीक्स आती हैं, एक 20s की और एक 40s की। ठीक है। तो इसकी अगर एवरेज एज देखी जाए तो 20 to 40s के बीच में हो सकता है। यानी मर्दों में इसकी एक ही पीक आती है जो अर्ली 20s में होती है। ख़वातीन में इसकी दो पीक्स आती हैं, एक 20s और एक अर्ली 40s। तो 20 to 40 अगर रफ एज देखी जाए तो 20 to 40 एज लिमिट है इसकी। और इसका ट्रीटमेंट क्या है? किस तरह वो इंसान या जो मरीज है जो इससे शिकार है इस चीज़ का, वो किस तरह ठीक हो सकता है? मुनीबा, जैसे कि मैंने बात की, ये एक इलनेस है जिसमें दिमाग में एक केमिकल है उसकी ज़्यादती हो जाती है। जैसे हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ एक बीमारी है जिसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है। हम क्या करते हैं, बाहर से इंसुलिन की मिकदार को पूरा करते हैं, ऐसी दवाइयाँ देते हैं कि उसकी इंसुलिन की मिकदार पूरी हो जाए। इसी तरह ये भी एक इलनेस है जिसमें डोपामीन एक्सेस में है। ठीक है। तो हमने कुछ ऐसी दवाइयाँ देनी है जो डोपामीन के लेवल्स को कम करे। ओके। ठीक है। हमारे पास इस तरह की दवाइयाँ मौजूद है जिन्हें एंटीसाइकोटिक्स कहा जाता है। ठीक है। एंटीसाइकोटिक्स देना शुरू करते हैं और इस बीमारी का इलाज हो जाता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितना अर्ली आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं, जितना साइकोटिक इलनेस का ड्यूरेशन कम होगा उतने ही ठीक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। दवाई जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे उतना ही बेहतरी के चांसेस ज़्यादा है। पर हमारे यहाँ क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस है, इतना ज़्यादा साइकाइट्रिक इलनेसेस का आइडिया नहीं है, और जब ये मरीज अजीबोगरीब हरकतें कर रहा होता है, वो खुद से बातें कर रहा है, तो लोग क्या समझेंगे ये जिन्नों से बातें कर रहा है। और वो फिर इसमें जिन्नों का साया आ गया है, चले जाते हैं और इस तरह के लोगों के पास चले जाते हैं। उसमें अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो जाता है और 4-5 साल तो अमूमन लग जाते हैं इनको किसी साइकाइट्रिस्ट के पास पहुंचने में। मैं एक और बात कहती हूँ, आजकल हमारे जो पीर फकीर हैं उनको भी कुछ अवेयरनेस आ गई है। वो थोड़ा बहुत दम दरूद करके ना आप कहते हैं हमने जो करना था कर दिया, अब इसको डॉक्टर के पास ले जाओ, क्योंकि जिन ने जो दिमाग को नुकसान पहुंचा दिया उसका इलाज अब डॉक्टर करेगा। तो अगर कुछ अवेयरनेस क्रिएट की जाए इसके बारे में तो इसका इलाज मुमकिन है। जितना जल्दी आप इलाज की तरफ आएंगे उतने ही बेहतरी के इम्कानात ज़्यादा हैं। और इसके शऊर नहीं है मेरे ख्याल से लोगों में, इसमें नहीं है कि किस तरह हमने इसका ट्रीटमेंट कराना है। लेकिन अगर देखा जाए तो मुझे बताइए इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? इनिशियल सिम्टम्स ऐसे हों कि हमें पता चल जाए कि अच्छा ये बीमारी किसी को लाहक है। इसके सिम्टम्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक पॉजिटिव सिम्टम्स और एक नेगेटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स में दो चीज़ें आती हैं, एक डेल्यूजन्स और एक हेलुसिनेशंस। डेल्यूजन्स बेसिकली हमारे सोचने का एरर होता है, हमारे फॉल्स फर्म बिलीव्स होते हैं। यानी ये यकीन है, फॉल्स है और फर्म है, गलत होते हैं लेकिन उसको मरीज़ को इस पे पुख्ता यकीन होता है। इसमें कॉमन डिल्यूजन्स कौन से हैं? उसे लगता है कि लोग उसके खिलाफ हैं, उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं।
एजेंसीज उसके पीछे हैं, उसका ताक़ुब कर रही हैं, कैमरास लगे हुए हैं, उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है और उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अब वो क्या करेगा? जब किसी को लग रहा हो कि उसे कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है तो वो अपनी हिफाजत के लिए कुछ इकदाम करेगा। वो किसी को जाके कन्फ्रंट कर सकता है, उसे लग सकता है कि ये एजेंसी का बंदा है, कोई उसका नेबर में रह रहा है और उसे लग सकता है कि ये उसका किसी एजेंसी का बंदा है जो उसका ताक़ुब कर रहा है, तो वो उसको नुकसान पहुंचा सकता है। बिकॉज उसे तो ये लग रहा है कि ये उसको ऑब्जर्व कर रहा है और ये उसको नुकसान पहुंचा रहा है, ये उसका दुश्मन है। फिर दो लोग बैठे आपस में बात कर रहे हों तो उसे लगता है उसके बारे में बात करें, उसको डिस्कस करें, तो वो जाके उन्हें मार सकता है, उन्हें कह सकता है कि तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो। कोई इशारों कर रहे हो तो उसे लगता है कि उसके बारे में इशारे कर रहे हैं। फिर उसे ये लग सकता है कि उसकी जो थॉट्स हैं, उसकी जो सोचें हैं, वो उसकी अपनी नहीं है, कोई और बाहर से उसके जहन में डाल रहा है। कोई एजेंसी है, किसी चिप से या किसी सैटेलाइट से या किसी फ़ोन से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के थ्रू उसके जहन में सोचें डाली जा रही हैं, या उसकी सोचें उसकी मर्जी के बगैर उसके जहन से निकाल ली जाती हैं और उसका जहन ब्लैंक हो जाता है। या जो वो सोचता है वो रेडियो पे या टीवी पे आ जाता है। इस तरह की सोचने समझने की एरर्स पैदा हो जाते हैं और उसको उस पे यकीन होता है कि ये ऐसा ही है। ठीक है। फिर हेलुसिनेशंस में बेसिकली परसेप्शनल एरर हैं। हमारी 5 सेंसेस हैं, तो उसे 5 सेंसेस में मसले आ सकते हैं, उसे कुछ गैबी चीज़ें नज़र आ सकती हैं जो कि सिर्फ उसी को नज़र आती हैं और वो इतना ही रियल एक्सपीरियंस होता है जैसे मैं इस टाइम आपको देख रही हूँ। ठीक है। या उसके कानों में कुछ आवाज़ें आ सकती हैं जो उतना ही रियल होती हैं, कानों के थ्रू ही आती हैं जितना मुझे आपकी आवाज़ मेरे कानों में आ रही है। ठीक है। और वो इन आवाज़ों को बाकायदा रिस्पॉन्ड करते हैं। ये आवाज़ें उसके एक्शंस पे कमेंट करती हैं, ये आवाज़ें उसको कुछ गाइड करती हैं कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम आज जाके ये चीज़ें तोड़ दो। मतलब ये उसको बाकायदा ऑर्डर करती है और वो इन ऑर्डर्स को फॉलो करता है क्योंकि उसके लिए ये एक रियल एक्सपीरियंस है। ठीक है। फिर ये उसको कुछ आवाज़ें कुछ डेरोगेटरी कमेंट्स पास कर सकती है, जैसे तुम फेलियर हो, तुम गलत हो, तुम्हारा मतलब कुछ इस तरह के रिमार्क्स पास कर सकती हैं। तो ये आवाज़ें इस तरह की ड्यूरेशन में, इस तरह की चीज़ों में फिर फैमिली मेंबर्स को क्या करना चाहिए? अगर घर में इस तरह का कोई फर्द है जो ये सारी चीज़ें कर रहा है, उसको सिम्टम्स हो रहे हैं, तो फिर फैमिली मेंबर्स को क्या करना चाहिए? देखिए, अब मैंने आपको पहले बताया कि उसको ये लग रहा है कि ये बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस है, तो आप जितना मर्जी कन्फ्रंट कर लें उसको, जितना मर्जी एक्सप्लेन करें कि भाई ऐसा नहीं है, हमें चीज़ें नहीं नजर आ रही, तुम्हें क्यों नजर आ रही हैं, ये सब असल में कुछ भी नहीं है, वो नहीं मानेगा। तो उसके साथ तो ये सब हो रहा है। बिल्कुल। एक बंदा जिसके साथ ये सब हो रहा है वो कैसे मानेगा? वो समझेगा कि आप लोगों में कोई मसला है। तो इंस्टेड ऑफ कन्फ्रंटिंग आपने उसको किसी माहिर इमराज नफ्सियात के पास लेके जाना। ठीक है। क्योंकि इसमें इंसाइट नहीं होती, मरीज को ये नहीं लग रहा होता है कि उसे कोई बीमारी है, ये उसके आसपास के अफराद ही जज कर सकते हैं। अगर कोई आपका जानने वाला हवाओं में बातें कर रहा है, खुद से स्माइल कर रहा है, कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है जो वो पहले नहीं करता था, सड़कों पे घूम फिर रहा है, छत पे घूम फिर रहा है, रात के 12-12 बजे 1-1 बजे घूम फिर रहा है और बातें कर रहा है, या कुछ अजीबो गरीब काम कर रहा है जो पहले नहीं करता था, जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, वो कुछ हरकतें करना शुरू कर दी हैं, तो आपने उसको किसी माहिर इमराज नफ्सियात के पास लेके जाना है। ये एक बीमारी है, ये एक नफ्सियाती बीमारी है जिसका इलाज मौजूद है और जितना जल्दी आप इलाज की तरफ आएंगे उतना ही बेहतरी के चांसेस ज्यादा हैं और जितना इलाज में डिले करते रहेंगे उतना। तो क्या हुमा, जब आपके पास इस तरह के केसेस आते हैं तो क्या आप उन लोगों को पहले मेडिकेशन पे लगा देते हैं या काउंसलिंग भी हो सकती है उन लोगों की? इसमें, इस डिजीज में, स्किज़ोफ्रेनिया में इनिशियली काउंसलिंग इफेक्टिव नहीं है। ठीक है। काउंसलिंग तो आपने उसके चैलेंज करने ना, ये वाले बिलीफ्स। हाँ। आप जब उसका फर्म बिलीफ है किसी चीज पे, ये इसी तरह है जैसे किसी का अल्लाह पे बिलीफ है। ठीक है। हमने अल्लाह को नहीं देखा, हमारा अल्लाह पे बिलीफ है। अब उसको चैलेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। या किसी का भगवान पे आप उसको नहीं चैलेंज कर सकते। तो इनिशियली काउंसलिंग इज नॉट इफेक्टिव। तो मेडिकेशन का फायदा नहीं है। इनिशियली एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ देनी है जिससे उसके जो डिल्यूजन्स हैं वो शेक होंगे। ठीक है। जो इतने फर्म हैं डिल्यूजन्स बेसिकली या हेलुसिनेशंस वो महसूस कर रहा है, कुछ अनड्यू परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस से गुजर रहा है, तो वो जब शेक होंगे और जब वो थोड़ा सा इस फेज में आएगा कि शायद ये मेरा वहम है और शायद ये हकीकत है, जब वो शायद वाली कंडीशन में आएगा तब उससे डिल्यूजन चैलेंजिंग होती है, तब साइकोथेरेपी का फायदा है, तब आप उसे थोड़े से प्रूफ्स देना शुरू करते हैं और वो आपकी बात सुनना शुरू करता है। अगर इनिशियली आप उसको इस तरह के प्रूफ्स दोगे, कन्फ्रंट करने की कोशिश करोगे, तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा बल्कि आपसे दूर भागेगा। इसलिए साइकोथेरेपी इसमें शुरू में नहीं की जाती। इसमें सिर्फ और सिर्फ अद्वियात दी जाती हैं जिन्हें एंटीसाइकोटिक अद्वियात कहा जाता है। जो मरीज है वो मुकम्मल तौर पर इससे जान छुड़वा सकता है इस बीमारी से?
इसमें ठीक हो सकता है मुकम्मल तौर पर? मुनीबा बहुत ज़्यादा रोल है कि कितना ड्यूरेशन है साइकोटिक इलनेस का। ठीक है, ठीक है। जितना साइकोटिक इलनेस, अनट्रीटेड साइकोटिक ड्यूरेशन बढ़ता जाता है, उतना ट्रीटमेंट का फायदा कम होता जाता है। ठीक है। अगर आप इनिशियली प्रेजेंट कर जाते हैं, ये 100% बेहतर हो जाता है। ठीक है, ये बैक टू नॉर्मल फंक्शन आ जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैंने खुद डॉक्टर बनते देखा है, अर्ली मेडिकल ईयर्स में उनको स्किज़ोफ्रेनिया का मसला हो गया, डॉक्टर्स बने, प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनिशियल ट्रीटमेंट अगर आपने जैसे ही आपको शुरू हुआ आप ट्रीटमेंट ले लें, आप बेहतर हो जाते हैं। आप बिल्कुल किसी भी बीमारी को आप इनिशियली स्टेज पर पकड़ लेंगे तो वो ठीक हो काबिल इलाज है, आप उससे जान छुड़वा सकते हैं। और जब तक ये डिल्यूजन्स हेलुसिनेशंस वाला फिनोमेना चल रहा है तब तक बेहतर हो जाते हैं। फिर इसकी जो दूसरी अलामत थी वो नेगेटिव सिम्टम्स थी, जिसमें ये बिल्कुल अकेले रहना शुरू कर देते हैं, किसी चीज की मोटिवेशन नहीं रहती, बहुत कम बोलना शुरू कर देते हैं, बहुत कम सोशलाइज करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल अलग थलग हो जाते हैं। वो नेगेटिव सिम्टम्स हैं और वो शो करता है कि अब इलनेस क्रॉनिक हो चुकी है। ओके। और उस टाइम दवाइयां इफेक्ट करना भी छोड़ देती हैं। तो इसलिए इसको जितनी जल्दी पकड़ लिया जाए और जितना जल्दी इलाज शुरू कर दिया जाए उतना ही बेहतर है और ये बेहतर हो जाए। ठीक है, डॉक्टर हुमा असलम हमारे साथ मौजूद थी, साइकेट्रिस्ट थी। हुमा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और इतने इंपॉर्टेंट मौजू के हवाले से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी है। जनाब, हम स्किज़ोफ्रेनिया के हवाले से बात कर रहे थे और ये जो है पाकिस्तान में आम होती जा रही है और हर दूसरे बंदा जो है इस चीज़ का शिकार होता जा रहा है। लेकिन हम फिर वही कहेंगे कि जितनी जल्दी किसी बीमारी को इनिशियल स्टेज पर पकड़ लिया जाए और डॉक्टर से रुजू कर लिया जाए वो आपके लिए बेहतर है। तो मुझे आपने इजाज़त देनी है, आज हमारा जो वक्त था वो ख़त्म हो गया। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।